प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। इस अंक में हमने लघु उत्तरी प्रश्नों को लिया है। सभी प्रश्न अध्याय 2 द्विध्रुवीयता का अंत पर आधारित हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले जो कारक हैं उसमें नंबर 1 पर हमने लिया है उन्नत अर्थव्यवस्था, यानी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही उन्नत थी। सुई से लेकर जहाज तक सभी वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पर होता था, यानी उपभोक्ता उद्योग के मामले में सोवियत संघ आत्मनिर्भर था। नंबर 2 पर हमने लिया है उन्नत संचार प्रणाली। यहाँ की जो संचार प्रणाली थी बहुत ही उन्नत थी। सुदूर जो गांव के क्षेत्र थे वो भी सड़क मार्ग से जुड़े हुए थे, अर्थात यहाँ पर यातायात और संचार के जो साधन थे सुलभ थे। नंबर 3 पर हमने लिया है कि ऊर्जा व मशीनरी उद्योग के लिए खनिज संसाधन पर्याप्त थे। यहाँ पर ऊर्जा का मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब मशीनरी उद्योग के लिए आवश्यक जो खनिज पदार्थ हैं, खनिज संसाधन है, वो उसमें लोहा इस्पात उद्योग को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर लोहा के पर्याप्त भंडार थे। फिर चौथे नंबर पर हमने दिखाया है कि ये परमाणु शक्ति संपन्न देश था, जिसके कारण जो है इसे महाशक्ति बनने में मदद मिली। 5वें नंबर पर हमने दिखाया है कि यहाँ के लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी। यहाँ के नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी और यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। तो इस तरह से हमने सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले 5 कारकों का उल्लेख किया। अब अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि सोवियत प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं लिखिए या 4 विशेषताएं लिखिए। सोवियत प्रणाली की कोई 3 या 4 विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर में रहेगा तो 3 विशेषताएं आएगा, 4 नंबर में रहेगा 4 विशेषताएं आएगा। तो हमने जो पहली विशेषता लिया है कि जो सोवियत प्रणाली थी वो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, यानी उत्पादन के साधनों पर यहाँ पर समाज का नियंत्रण था या सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण था या सरकार का नियंत्रण था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक दलीय शासन प्रणाली थी। केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की आज़ादी थी, बाकी अन्य राजनीतिक दलों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की आज़ादी नहीं थी। और जो शासन की बागडोर थी वो साम्यवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में था। फिर अगला पॉइंट हमने दिखाया है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी सरकार के नियंत्रण में, सरकार के ही दिशा निर्देश में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को चलाया जाता था। प्राइवेट लोगों को यानी निजी लोगों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की आज़ादी नहीं थी। चौथा नंबर हमने दिखाया है कि संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व था, यानी कि वहाँ पर सब कुछ सरकारी था। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक या फिर जितनी भी कंपनियां हैं सब सरकारी हुआ करती थी। यहाँ तक कि खेती भी सरकारी क्षेत्र में ही होता था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ के नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी और लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ थे, यानी कि बेरोजगारी नहीं थी। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोवियत प्रणाली की कोई 3 कमियां लिखिए। सोवियत प्रणाली की कोई 3 कमियां लिखिए। तो हमने पहली कमी के तौर पर दिखाया है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कठोर नियंत्रण था। कम्युनिस्ट पार्टी का कठोर नियंत्रण था, यानी अन्य राजनीतिक दलों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की छूट नहीं थी। और यहाँ के नागरिकों को हमने यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिखाया है कि पार्टी का इतना कठोर नियंत्रण था कि नागरिकों को उसके खिलाफ जो है कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं थी। नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति यानी सरकार के खिलाफ अगर उनको कुछ बोलना है तो वो चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त करते थे। दूसरे नंबर पर हमने दिखाया है कि नौकरशाही जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। जनता के हित के संदर्भ में उनकी कोई रुचि नहीं थी। नौकरशाही में भ्रष्टाचार भी व्याप्त था, भाई भतीजावाद चरम पर था। फिर हमने नंबर 4 पर दिखाया है कि हथियारों की होड़ के कारण अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा वह सैन्य सामानों पर खर्च कर रहा था, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, यानी उसकी अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ इस कारण से। यानी अमेरिका को टक्कर देने के चक्कर में वो अपना जो ज़्यादातर जो संसाधन है वो सैन्य सामानों में ही खर्च कर दिया। 5वें नंबर पर हमने दिखाया है कि तकनीकी स्तर पर यह पश्चिमी देशों से पिछड़ गया था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आ गई थी। खाद्यान्नों को आयात करना पड़ रहा था। तो ये सब जो है सोवियत प्रणाली में कमियां देखने को मिल रही थी। फिर इन कमियों को दूर करने के लिए गोर्बाचेव साहब ने सुधारों की शुरुआत की। तो इसी संदर्भ में अगला आपका प्रश्न है कि गोर्बाचेव के सुधारों को समझाइए, यानी गोर्बाचेव ने कौन कौन से सुधार किए। तो उनके सुधारों को यहाँ पर हम 3 बिंदुओं में दिखाया है
पहले नंबर पर ग्लासनास्त नीति उन्होंने लागू किया था। यानी ग्लासनास्त नीति का मतलब खुलेपन की नीति, यानी लोगों को अभी तक जो बोलने की आज़ादी नहीं थी, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं थी, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, तो ये स्वतंत्रता इन्हें अब उपलब्ध कराया गया। फिर दूसरा पॉइंट में हमने लिखा है पेरेस्ट्रोइका नीति। पेरेस्ट्रोइका नीति का मतलब होता है आर्थिक पुनर्निर्माण, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है एकदम से पतन की ओर चली गई थी, अर्थव्यवस्था एकदम से ठप हो गई थी, तो उसे फिर से खड़ा करने के लिए अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को प्रवेश दिया गया। निजी क्षेत्र को, क्योंकि अभी तक सब कुछ सरकारी होता था, प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की छूट नहीं थी। तो यहाँ पर जो है निजी लोगों को यानी प्राइवेट लोगों को भी आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की छूट दी गई। फिर हमने नंबर 3 पर दिखाया है कि अभी तक यहाँ पर सिर्फ एक दलीय शासन प्रणाली थी, कम्युनिस्ट पार्टी को ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की छूट थी, तो यहाँ पर बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, यानी बहुदलीय शासन प्रणाली को शुरुआत किया गया और यहाँ पर चुनाव भी हुए थे। और यहाँ से जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो राजनीतिक गतिविधियों में एकाधिकार था, वो जाके अब समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से गोर्बाचोव ने मुख्यतः 3 सुधार किए थे, ग्लासनास्त, पेरेस्ट्रोइका और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार ने उन्होंने बहुदलीय शासन प्रणाली को लागू किया था और जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकार था वो इससे समाप्त हो गया था। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण लिखिए। तो हमने यहाँ पर जो कारण दिखाए हैं कुछ इस तरह से है कि जो आर्थिक विकास दर था यहाँ पर बहुत ही कम हो गया था, धीमा हो गया था, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है सरकार की नीतियों से असंतुष्ट थे। उपभोक्ता उद्योग जो शुरू में आत्मनिर्भर था, अब यहाँ पर जो है वस्तुओं की कमी हो गई थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी, उनकी गुणवत्ता भी कम हो गई थी, खाद्यान्नों का यहाँ पर आयात करना प्रारंभ कर दिया गया था, तो इस तरह से यहाँ पर दिक्कत उत्पन्न हो गई थी। फिर नंबर 2 पर हमने दिखाया है कि गोर्बाचोव साहब ने जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की कोशिश तो किए थे, लेकिन उसके जो परिणाम है बहुत धीमी गति से दिख रहे थे, जिससे कि वहाँ के लोग असंतुष्ट थे, वो तेजी से जो है विकास चाहते थे। इसके अलावा हमने तीसरे नंबर पर दिखाया है कि सोवियत संघ आम जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। आम जनता को जब ये पता चला कि पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं या अमेरिका के लोगों का जो जीवन स्टैंडर्ड है या लाइफ स्टाइल है बहुत ही अच्छा है, उसकी तुलना में हम लोग बहुत ही पीछे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको जो है बहुत ही धक्का लगा था और वो जो है सरकार से नाराज थे। अब चौथे नंबर पर यहाँ दिखाया जा रहा है कि सोवियत संघ वैसे तो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, लेकिन सभी मामलों में जो है रूस का वर्चस्व था, जिसके कारण जो अन्य घटक जो गणराज्य थे वो असंतुष्ट थे और उनके यहाँ जो है राष्ट्रवादी भावनाओं का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया, संप्रभुता की भावना का विकास हुआ। यानी संप्रभुता की भावना का विकास होने का मतलब है कि वो जो है स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। फिर हमने अगले प्रश्न के तौर पर लिया है सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 या 4 परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए या 3 प्रभाव लिखिए। तो हमने जो पहला परिणाम लिखा है ये कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। 1991 में सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ वैसे ही शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच टकराव के कारण ही शीत युद्ध उत्पन्न हुआ था और सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद करें जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो पूरा विश्व जो 2 ध्रुवी था वो 1 ध्रुवी हो गया, यानी अकेले 1 ध्रुव अमेरिका बचता है, सोवियत संघ का पतन हो जाता है। फिर हमने तीसरे नंबर पर दिखाया है कि अमेरिकी वर्चस्व का दौर प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो अमेरिका 1 ध्रुव जो बच जाता है तो उसके वर्चस्व का दौर प्रारंभ हो जाता है, यानी अब उसे टक्कर देने वाला दूसरा कोई देश नहीं था। फिर हमने चौथे नंबर पर दिखाया है समाजवादी विचारधारा को आघात पहुंचा। शीत युद्ध काल में समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के बीच जो है टकराव की स्थिति थी, क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसलिए समाजवादी विचारधारा को आघात पहुंचा और जो उदारवादी लोकतंत्र की जो विचारधारा है उसको जो है मजबूती मिली यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।